नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जैव अणु। जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल नामक जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे हम प्रोटीन। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्सर जो हमारा जेईई मेन का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर आपके जेईई एडवांस का एग्जाम हो, अक्सर इस चैप्टर में से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इनकी संरचनाओं से संबंधित, अभिक्रियाओं से संबंधित। यदि आप आपके एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी कर रहे हैं और आपको इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो आप एकदम सही जगह पर आए। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम इस पूरे चैप्टर को एक एक लाइन सहित लाइन आप पढ़ लेंगे और मेरा पूरा विश्वास है वीडियो खत्म होने के बाद आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को एकदम याद हो जाएगा आपको, और आपको दोबारा से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप आज का जो चैप्टर है वो है जैव अणु। तो जैव अणु के लिए कहा गया है आपको, देखिए कि ये शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं की सुव्यवस्थित एवं समक्रामक और समकालिक प्रगति है जो जीवन को प्रेरित करती है। तो ये तो लाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जैव तंत्र स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। जीवित तंत्र में रसायन तय क्या होता है, इसका ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि से मिलकर बनते हैं, जिसमें से प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे कि विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य प्रणालियों की विवेचना इस एकक में की गई है। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ है उनकी संरचना और उसकी कार्य प्रणाली। अक्सर जेईई मेन और नीट और जो जेईई एडवांस और जो बोर्ड के एग्जाम उनमें इनकी संरचना और इनकी अभिक्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है देखिए पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का वृत्त समूह बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेटों के कुछ सामान्य उदाहरण आ जाएंगे आपके। इक्षु शर्करा, इक्षु यानी कि गन्ना, ईख, गन्ने की जो शर्करा होती है उसको इक्षु शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज तथा स्टार्च, स्टार्च को इंग्लिश मंड भी बोलते हैं, आदि हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र CxH2O का ऑल वाई होता है तथा इन्हें पहले कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था, जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न हुआ। उदाहरणतः ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। यहाँ दिए गए सामान्य सूत्र C6H2O6 के अनुरूप है, परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के अनुरूप हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते, जैसे कि एसिटिक अम्ल। CH3COOH का सूत्र सामान्य सूत्र जैसे कि C2H2 का होल ट्वाइस में सही बैठता है, परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार से रैमनॉज जिसका सूत्र होता है C6H12O5 एक कार्बोहाइड्रेट है, परंतु इस परिभाषा में सही नहीं बैठता। दोस्तों इसको याद करेंगे, रैमनॉज। अधिकांश अभिक्रिया ये प्रदर्शित करती हैं कि इनमें एक विशिष्ट प्रक्रियात्मक समूह होता है रासायनिक रूप से। तो याद करेंगे आप यहाँ से, रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेटों को ध्रुवण घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जल अपघटन के उपरांत इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहलाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को सुक्रोज कहते हैं, जबकि दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा को दुग्ध शर्करा या फिर लैक्टोज कहा जाता है। दोस्तों लैक्टोज कहा जाता है या फिर लैक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेटों को सैकेराइड भी कहते हैं, ग्रीक जो कि एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक में सैकेरोन का तात्पर्य शर्करा से होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण किस प्रकार से इनको बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेटों को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। लगभग 20 मोनोसैकेराइड प्रकृति में ज्ञात है। इनमें से कुछ उदाहरण देखेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आदि है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर तीनों। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो ग्लूकोज क्या है आपके, एक मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड की 2 से लेकर 10 तक की इकाइयां प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से डाइसैकेराइड प्रमुख है। डाइसैकेराइड के जल अपघटन से प्राप्त 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर सुक्रोज का एक अणु जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज की एक इकाइयां देता है,
जबकि माल्टोज से प्राप्त दोनों इकाइयां केवल ग्लूकोज की होती हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज क्या क्या देता है आपको? ग्लूकोज व फ्रक्टोज। और माल्टोज क्या देता है? 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज देता है आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है आपके पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों पॉलीसैकेराइड पे आते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण आ जाएंगे आपके स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा गोंद आदि हैं। पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते या इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठा नहीं होता, इसलिए इनको अशर्करा भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेटों को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन सभी कार्बोहाइड्रेटों को जो फैलिंग विलयन तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं अपचायी शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसैकेराइड चाहे वे एल्डोज हों अथवा कीटोज हों अपचायी शर्करा होती है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। सारे की सारे मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? आपके अपचायी शर्करा होती हैं। और सारे के सारे जो पॉलीसैकेराइड हैं वो क्या होते हैं? आपके अशर्करा होते हैं, ये मीठे ही नहीं होते। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में से आप इनको याद करेंगे, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइडों के बारे में। मोनोसैकेराइड तो देखिए कार्बन परमाणु की संख्या एवं प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकेराइडों को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह है तो उसे एल्डोज, और यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोज कहते हैं। मोनोसैकेराइड में नियत कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है, जो कि सारणी 14.1 में दिए गए उदाहरणों से भी स्पष्ट है। ट्रायोज, तो ट्रायोज में यदि एल्डिहाइड हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एल्डो ट्रायोज। यदि उसमें कीटोन हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा कीटो ट्रायोज। इधर देखेंगे एप्टोज, अगर एप्टोज में एल्डिहाइड हो जाएगा तो एल्डो एप्टोज, कीटोन हो जाएगा तो कीटो एप्टोज। इसी प्रकार से सभी के साथ ये चलता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि आप जानते हैं हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। ये मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। पके हुए अंगूर में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है। इसे निम्नानुसार बनाया जा सकता है। तो ग्लूकोज को बनाने की जो अभिक्रिया है उसको याद रखेंगे आप। यहाँ से अक्सर जेई एडवांस्ड, यहाँ तक कि ना कि नीट ना जेई मेन बल्कि जेई एडवांस में भी बिल्कुल यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम इन्हीं अभिक्रियाओं में से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इनको आप याद रखेंगे। तो ग्लूकोज बनाने की विधियां देखेंगे आप। तो सुक्रोज से, सुक्रोज यानी एक शर्करा जिसको आप गन्ना कहते हैं, ईख कहते हैं। सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथन यानी कि गर्म करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। जब आप सुक्रोज को गर्म करेंगे किसमें? अम्लीय विलयन में, तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और साथ में मिलेंगे फ्रक्टोज। और देखिए दोनों के सूत्र सेम होते हैं स्टार्च से। अब देखेंगे आप औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए स्टार्च को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 393 केल्विन दाब पर क्वथन किया जाता है। देखिए स्टार्च अथवा सेलुलोज जब इसका जल अपघटन करेंगे 393 केल्विन ताप पर तो आपको मिलेगा ग्लूकोज। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की संरचना। देखिए दोस्तों ग्लूकोज एक एल्डो एक्सोज यानी कि इसमें एल्डिहाइड पाई जाती है तथा इसे डेक्सट्रोज कहते हैं। ये अनेक कार्बोहाइड्रेटों तथा स्टार्च, सेलुलोज आदि का एकलक होता है। ये संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर यह संरचना दिए गए चित्र के अनुसार प्रदर्शित की जा सकती है। ये रही इसकी संरचना CHO, CHOH का होल पावर और CH2OH। इसका आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, यानी कि C6H12O6 होता है। HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह नॉर्मल हेक्सेन देता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि सभी 6 कार्बन परमाणु एक ऋजु श्रृंखला में जुड़े हैं। दोस्तों जेईई मेन 2019 में यहाँ से प्रश्न आया था कि HI के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज क्या देता है। तो HI के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज आपके नॉर्मल हेक्सेन देता है। देखिए HI के साथ गर्म करेंगे नॉर्मल हेक्सेन देगा। और जो ये प्रदर्शित करता है कि सारे की सारे एक सीधी रेखा, ऋजु यानी कि सरल रेखा में जुड़े हुए हैं। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सीजन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु से संयोग कर साइनोहाइड्रिन देता है। यह अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। तो जेईई मेन 2020 में यहाँ से प्रश्न आया था कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी देखिए NH2OH के साथ में और HCN के साथ में, तो निम्न उत्पाद आपको प्राप्त होंगे। आप इनको याद करेंगे, ये अभिक्रियाएं याद करने योग्य हैं। इस जो पेज है इसकी प्रत्येक चीज लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो याद करने योग्य चीजें हैं। ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। जब आप ब्रोमीन जल जैसा ऑक्सीकरण अभिकर्मक लेंगे तो क्या करेगा, ये देखिए ग्लूकोनिक अम्ल दे देगा। यहाँ पर COOH और यहाँ पर CH2OH। देखिए नोटिस करेंगे आप ग्लूकोनिक अम्ल का जो सूत्र है।
आगे बोला गया है आपको कि ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसीटलन से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है, जो ग्लूकोज में 5 OH समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। चूंकि ग्लूकोज स्थायी यौगिक के आते 5 OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे आप, तो देखिए 4 तो ये रहे और एक ये रहा, आपके टोटल 5 समूह आ जाएंगे। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको आप सैकरिक अम्ल कहते हैं, बनाते हैं। ये ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल की समूह की उपस्थिति की को दर्शाता है। तो आप याद करेंगे सैकरिक अम्ल कैसे बनता है, या तो आप ग्लूकोज को ले लें या फिर ग्लूकोनिक अम्ल, दोनों को ले लें। जब इनका ऑक्सीकरण कराएंगे आप तो आपको मिलेगा सैकरिक अम्ल, किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर। बहुत से अनेक गुणों के अध्ययन के उपरांत फिशर ने विभिन्न OH समूह की सही दिक् व्यवस्था को दर्शाया। इसका सही विन्यास संरचना फर्स्ट द्वारा निरूपित होता है। ग्लूकोनिक अम्ल की संरचना सेकंड तथा सैकरिक अम्ल की संरचना थर्ड द्वारा निरूपित करते हैं। ये रहा आपके ग्लूकोज, ये है आपके ग्लूकोनिक अम्ल और ये है आपके सैकरिक अम्ल। तो तीनों की संरचनाएं आपको दे रखी हैं, आप इनको याद करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अब आगे आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज को सही रूप में D+ ग्लूकोज नाम देते हैं। ग्लूकोज के नाम से पहले लिखा D इसके विन्यास को निरूपित करता है, जबकि प्लस अणु की दक्षिण ध्रुवण गुणकता को निरूपित करता है। ये स्मरणीय है कि D व L यौगिक की ध्रुवण गुणकता से कोई संबंध नहीं है। ये इनका शब्द D तथा L से भी कोई संबंध नहीं है। चैप्टर नंबर 10 देखें, इसके लिए D व L संकेत चिन्हों का अर्थ नीचे दिया गया है। किसी यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर D व L उसके किसी विशेष यौगिक के त्रिविम समावयवी के किसी अन्य यौगिक जिसका विन्यास ज्ञात हो के आपेक्षिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। कार्बोहाइड्रेटों में ये संबंध गिल्सरैल्डिहाइड के किसी विशेष समावयवी से दर्शाया जाता है। गिल्सरैल्डिहाइड में एक असममित कार्बन परमाणु होता है तथा इसके 2 प्रतिबिंब रूप होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो ये आपके D गिल्सरैल्डिहाइड जिसमें देखिए आपके OH समूह इस तरफ है, ये है आपके L गिल्सरैल्डिहाइड जिसमें आपके OH समूह लेफ्ट साइड में, इसमें क्या है आपके राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट और राइट के आधार पर आपको D और L का नाम दिया गया है। आगे पढ़ेंगे हम कि गिल्सरैल्डिहाइड के प्लस समावयवी का विन्यास D होता है, जिसका अर्थ है कि जब हम विशेष नियमों का अनुसरण करते हुए, जिन्हें आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसकी संरचना कागज पर लिखते हैं तो संरचना में OH समूह दाहिनी ओर होता है। वे सभी यौगिक जिनका सह संबंध रासायनिक रूप से गिल्सरैल्डिहाइड के D+ समावयवी से स्थापित किया जा सकता है, D विन्यास वाले कहलाते हैं, जबकि वे जिनका सह संबंध गिल्सरैल्डिहाइड के L समावयवी से स्थापित किया जा सकता है, L विन्यास वाले कहलाते हैं। आप संरचना में देख सकते हैं कि L समावयवी में OH समूह बाईं ओर है। किसी देखिए ये रहा आपके जो L समावयवी है, इसमें आप देखेंगे ये गिल्सरैल्डिहाइड, तो ये आपकी D समावयवी है, तो इसमें OH समूह क्या है, दाईं ओर है, L में बाईं ओर होता है। किसी मोनोसैकेराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए इसके सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, की तुलना करते हैं। जैसे कि प्लस ग्लूकोज में सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु में OH समूह दाईं ओर है, जिसकी तुलना D+ गिल्सरैल्डिहाइड से की जा सकती है। प्लस ग्लूकोज का विन्यास D निर्धारित किया जाता है। ग्लूकोज के अन्य असममित कार्बनों पर इस तुलना को ध्यान नहीं देते। इस तुलना के लिए संरचनाओं को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखिए कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन परमाणु यहाँ CHO शीर्ष पर रहे। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना वन ग्लूकोज के अधिकांश गुणों को स्पष्ट करती है, परंतु निम्नलिखित अभिक्रिया एवं तत्व संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं होते। एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज से परीक्षण नहीं देता एवं ये NaHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक उत्पाद नहीं बनाता। ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जो मुक्त CHO समूह की उपस्थिति को इंगित करता है। ग्लूकोज 2 भिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, जिन्हें अल्फा तथा बीटा कहते हैं। ग्लूकोज के अल्फा रूप का गलनांक 419 केल्विन, इसके सांद्र विलयन से 303 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि ग्लूकोज का बीटा रूप जिसका गलनांक 423 से 371 केल्विन पर ग्लूकोज के गर्म एवं संतृप्त विलयन से इसके क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज की विवृत संरचना फर्स्ट द्वारा उपरोक्त व्यवहार को नहीं समझाया जा सकता। ये सुझाव दिया गया कि OH समूहों में से एक CHO समूह से यौगिक द्वारा चक्रीय हेमिएसिटिल संरचना बनाता है। ये पाया गया कि ग्लूकोज एक 6 सदस्यीय वलय बनाता है, जिसमें C5 पर उपस्थित OH समूह वलय निर्माण करता है। यह CHO समूह की अनुपस्थिति में एवं ग्लूकोज के निम्नानुसार दर्शाए गए 2 रूपों के अस्तित्व को समझाता है। ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला के साथ साम्य में रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से जो 5वें नंबर का कार्बन रहता है, देखिए ये आपके पहले नंबर के कार्बन के साथ में क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है इस प्रकार से और चक्र बना लेता है।
तो अल्फा डी ग्लूकोज देखिए, इसमें अल्फा डी में क्या होगा आपके दाईं ओर रहता है और बीटा डी में क्या रहता है आपके बाईं ओर OH रहता है। देखिए ये OH बाईं ओर, यहाँ पर ये OH दाईं ओर। इस प्रकार से ये वाला जो ग्लूकोज होता है जो कि आपकी रेखीय संरचना है वो इन दोनों के साथ में क्या रहता है, साम्य में रहता है। देखेंगे आप कुछ इस प्रकार से। ग्लूकोज के दोनों चक्रीय एमिएसिटिल रूपों में भिन्नता केवल C1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इसे एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन यानी कि जो जुड़ा रहता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइड कार्बन कहते हैं। ऐसे समावयवी अर्थात अल्फा तथा बीटा रूपों को एनोमर कहते हैं। पायरेन से समावयवता समानता होने के कारण ग्लूकोज की सदस्यी बलय संरचना को पायरेनोज संरचना अल्फा या बीटा कहते हैं। आप याद रखेंगे किससे समावयवता होनी, समानता है पायरेन से। पायरेन एक ऑक्सीजन तथा 5 कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय संरचना है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में नीचे दी गई आवर्त संरचना द्वारा निरूपित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये रही आपकी पायरेन और सेम टू सेम ग्लूकोज भी लगभग ऐसा ही दिखता है। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो अल्फा और बीटा में क्या अंतर है, देखिए अल्फा में आपके OH नीचे है, बीटा में OH ऊपर है। प्रेक्टोज या फल शर्करा, फलों में जो शक्कर पाई जाती है उसको बोलेंगे प्रेक्टोज। जो आपके देखिए प्रेक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो एक्सोज है, ये डाइसैकेराइड। सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। प्रेक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो कि फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है। मधुरक यानी कि मीठा करने वाला पदार्थ। ये रही आपके प्रेक्टोज की संरचना। डी प्रेक्टोज देखेंगे आप कुछ इस प्रकार से रहती है। यहाँ पर दूसरे नंबर के कार्बन पर कीटोन पाया जाता है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। प्रेक्टोज का अणुसूत्र भी C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया कि प्रेक्टोज में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणु की एक ऋजु श्रृंखला है। यह डी श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण गुणक यौगिक से उपयुक्त रूप से D- प्रेक्टोज लिखा जा सकता है। यहाँ इसकी विवृत श्रृंखला संरचना दी गई है। विवृत यानी कि बिना चक्र वाली, खुली हुई। यह भी 2 चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो कि C5 पर, जो कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित OH तथा C डबल बॉन्डों के योगज से प्राप्त होती है। इस प्रकार 5 सदस्यी बलय बनती है तथा फ्यूरान से समानता होने के कारण इसे फ्यूरेनोज कहा जाता है। फ्यूरान एक 5 सदस्यी बलय संरचना है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु तथा 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आप देखेंगे ये रही आपके फ्यूरॉन। तो फ्यूरॉन जिसकी समानता होने की वजह से इसको बोला जाता है अल्फा डी माइनस प्रेक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी माइनस प्रेक्टोफ्यूरेनोज। 5 की बलय 1, 2, 3, 4, 5 आप देख सकते हैं, छठा कार्बन बाहर रहता है। प्रेक्टोज के दोनों एनोमरों की चक्रीय संरचना को आवर्त संरचना द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। आप देखेंगे ये रही। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 कार्बन है। ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, लेकिन जो आपकी उसमें बलय में केवल 5 ही हैं। ये आएगा आपके अल्फा डी प्रेक्टोफ्यूरेनोज। इसमें OH नीचे है, बीटा डी प्रेक्टोफ्यूरेनोज जिसमें OH समूह है वो ऊपर है, बाकी की संरचना सब सेम है। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाइसैकेराइडों का तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन समान अथवा असमान मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देते हैं। दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। परमाणु के द्वारा 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइड बंध कहते हैं। यदि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइडों के अपचयी समूह जैसे एल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हों तो वह अनपचयी शर्करा होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप सुक्रोज। दूसरी ओर यदि शर्करा में ये प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हों तो वह अपचयी शर्करा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर माल्टोज तथा लैक्टोज। सुक्रोज आप पढ़ेंगे सबसे पहले सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज एक सामान्य डाइसैकेराइड है जो जल अपघटन पर सममोलर मात्रा में, एक मोलर मात्रा में अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी प्रेक्टोज देता है। देखिए आप सुक्रोज को जल अपघटित करेंगे C12H22O11 तो आपको मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी प्रेक्टोज। दोनों का सूत्र सेम है। ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज के C1 तथा बीटा डी प्रेक्टोज के C2 कार्बन के मध्य ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। चूंकि ग्लूकोज तथा प्रेक्टोज का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइड बंध के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो सुक्रोज एक अनपचायी शर्करा है। याद रखेंगे ये लाइन, यहाँ से प्रश्न आया था जेईई मेन में और एक बार नीट में आ चुका है कि सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है, अपचायी या फिर अनपचायी। तो ये रहा आपके अल्फा डी ग्लूकोज और ये रहा आपके बीटा डी प्रेक्टोज। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज का जो पहला समूह है वो क्या करता है, पहला कार्बन, और बीटा डी प्रेक्टोज का भी पहला कार्बन बंध बना लेता है। तो इस बंध को बोला जाता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणनक होती है, लेकिन जल अपघटन के उपरांत दक्षिण ध्रुवण गुणनक तथा वाम ध्रुवण गुणनक प्रेक्टोज देता है। चूंकि प्रेक्टोज के वाम ध्रुवक गुणन का मान -92.4 डिग्री, ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवक गुणन +52.5 से अधिक होता है।
अतः जल अपघटन पर सुक्रोज के घूर्णन के चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण यानी कि प्लस से बाम, मतलब कि लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में हो जाता है, तो जो उत्पाद मिलेगा उसको बोला जाता है एक अपवर्त शर्करा कहा जाता है। यानी कि पहले ये प्लस था, लेकिन जब आप इसका जल अपघटन करा देंगे तो ये आपको माइनस में प्राप्त होता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है अपवर्त शर्करा, यानी कि जिसकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो। अब हम पढ़ेंगे माल्टोज। माल्टोज एक अन्य डाइसैकेराइड माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है, जिसमें एक ग्लूकोज इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का C1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। ये अपचायक गुण दर्शाता है, तो ये एक अपचायी शर्करा है। तो सुक्रोज कैसा था, अपचायी, लेकिन ये कैसी है, अपचायी शर्करा। तो देखेंगे आप, ये रहा आपके माल्टोज। माल्टोज में ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये है आपके अल्फा डी ग्लूकोज। इसका पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोज। लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। ये बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होती है। ग्लैक्टोज के C1 तथा ग्लूकोज के C4 के मध्य बंद होता है। मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोज इकाई के C1 पर उत्पन्न हो सकता है, अतः ये भी एक अपचायी शर्करा है। आप याद रखेंगे इन लाइनों को, ये अपचायी है या अनपचायी शर्करा, तो ये अपचायी शर्करा है। ये रहा आपके बीटा डी ग्लैक्टोज, एकदम क्या होता है, ग्लूकोज की तरह रहता है, लेकिन ग्लूकोज में जो OH होता है ना, वो इसको ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, इसमें पहला कार्बन इसका चौथा कार्बन आपस में मिले हुए रहते हैं। यह बीटा डी ग्लूकोज और यह बीटा डी ग्लैक्टोज दोनों मिलकर के बनाते हैं आपके लैक्टोज, और ये होता है आपके ग्लाइकोसाइड बंध। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा संयुक्त रहती हैं। ये प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। ये मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टार्च। स्टार्च पौधों में मुख्यतः संग्रहित पॉलीसैकेराइड है। ये मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है तथा 2 घटकों एमिलोज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। एमिलोज जल में घुलनशील अवयव है तथा यह स्टार्च का 15 से 20% भाग निर्मित करता है। यहाँ से जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, ऐसे की ऐसे जेईई मेन में प्रश्न पूछा गया था कि एमिलोज का कितना प्रतिशत भाग जल में घुल जाता है। रासायनिक रूप से एमिलोज 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयों की अशाकित श्रृंखला होती है, अशाकित, जो आपस में C1 C4 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। अब हम पढ़ेंगे एमाइलोपेक्टिन के बारे में। देखिए, एमाइलोपेक्टिन जल में अविलय होती है तथा ये स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाती है। ये अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, जिसमें C1 C4 ग्लाइकोसाइड बंध होते हैं, जबकि शाखन C1 C6 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा होता है। देखिए इसमें क्या आता है, ये तो अशाकित। एमिलोज क्या आता है आपके अशाकित, लेकिन एमाइलोपेक्टिन है आपके शाकित। तो देखिए आपके एमिलोज में क्या है, C1 C4, जो आपके छठे नंबर का कार्बन है वो क्या है, मुक्त है, देखेंगे आप। लेकिन अब आप जाएंगे एमाइलोपेक्टिन में आप जाएंगे, देखिए C1 C4 है, जो आप छठे नंबर का कार्बन है वो इधर से क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा पहले के साथ में। ये क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग कर लेगी। ये पहला कार्बन और ये छठा नंबर का कार्बन, ये किसी और के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये किसी और के साथ बॉन्डिंग करेगा, इस प्रकार से चलता है। तो ये आपकी एमाइलोपेक्टिन की संरचना, इनकी संरचना आप याद करेंगे, अक्सर पेपरों में इनकी संरचना ही पूछी गई है, तो आप ध्यान रखेंगे संरचनाओं का। सेलुलोज, देखिए सेलुलोज विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा ये वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलोज का में पाया जाता है घास, जो आपकी घास होती है, ग्रास होता है, वो सेलुलोज का ही बना होता है। ये पौधों की कोशिकाओं की कोशिका वृद्धि का प्रधान अवयव है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनी रिजु श्रृंखला, रिजु यानी कि सरल रेखा, रिजु श्रृंखला युक्त पॉलीसैकेराइड है, जिसमें एक ग्लूकोज इकाई C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई C4 के मध्य ग्लाइकोसाइड बंध बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज बनता है आपके, देखिए दोस्तों, बीटा डी ग्लूकोज से। तो देखिए इसका जो पहला कार्बन है, इसका चौथा, पहला चौथा, इस प्रकार से क्या होता है, बीटा बंधन इसमें प्रयुक्त होता है। सेलुलोज की संरचना आप याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। चूंकि इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन के समान होती है, अतः इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। याद रखेंगे ये लाइन, प्राणी स्टार्च कैसे कहा जाता है ग्लाइकोजन को। एवं ये एमाइलोपेक्टिन से अधिक शाकित होता है। ये यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। ये जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। ग्लाइकोजन ईस्ट तथा कवक में भी मिलता है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन किस कौन कौन से जंतुओं में मिलता है, ईस्ट और कवक में, और ये कहाँ पर संग्रहित रहता है, यकृत, मांसपेशियों और मस्तिष्क में। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेटों का महत्व। कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा में तत्कालिक स्रोत के रूप में वैद्यों द्वारा शहद का उपयोग किया जाता रहा है।
कार्बोहाइड्रेट अणु वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में एवं जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हम फर्नीचर आदि बनाते हैं। सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हमारे वस्त्र बनते हैं। अनेक प्रमुख उद्योगों जैसे कि वस्त्र, कागज, प्रलाक्ष, लेकर, निष्वसन यानी कि मद्य निर्माण, दारू निर्माण वाला उद्योग आदि के लिए इनसे कच्चा माल उपलब्ध होता है। न्यूक्लिक अम्ल में 2 एल्डोपेंटोज तथा डी राइबोज तथा 2 डीऑक्सीराइबोज की उपस्थिति होती है। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीनों तथा लिपिडों के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर जो संरचनाएं हैं एल्डोपेंटोज, डी राइबोज और 2 डीऑक्सीराइबोज को याद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों प्रोटीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटीन। तो यहाँ तक का आपको कैसा लगा जो चैप्टर है, किस प्रकार से आप क्या समझे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देखेंगे कि आपने, मैं भी देखना चाहूँगा कि किस किस ने यहाँ तक पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का दूसरा पार्ट, प्रोटीन। जो लोग जिम जाते हैं वो जानते हैं कि प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन हमारी हड्डियां बनाने के काम आता है। प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं आपके दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली तथा मांस आदि हैं। ये शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। ये शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण होता है। ये सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लाइन आप याद रखेंगे, वो अक्सर पेपरों में पूछी जा चुकी हैं। अब मैं पूरी लाइनों को तो नहीं बता सकता कि ये 2019 में आया था, 2018 में आया था, 16 में आया था, तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। इसलिए जो लाइनें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अधिकतर जो पुराने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनमें, जो पेपर है उनमें आ चुकी हैं। तो आप इन लाइनों को ढंग से याद करेंगे जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ। अब एमिनो अम्ल देखिए, प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एमिनो अम्ल। ये आपके अल्फा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल में क्या होता है, एक तरफ जुड़ा रहता है आपके COOH समूह और एक तरफ आपके एमीन जुड़ा रहता है। तो एमीन और ये अम्ल तो हो जाता है एमिनो अम्ल। और यहाँ पर R रहता है, वो क्या होता है, कोई भी कार्बन रहता है। एमिनो अम्ल में एमिनो NH2 अथवा कार्बोक्सिल प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की अपेक्षित स्थितियों के आधार पर एमिनो अम्लों को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इसमें अन्य प्रकारात्मक समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। सभी एमिनो अम्लों के रूट नाम है जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोतों को प्रदर्शित करते हैं। ग्लाइसिन को उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का अर्थ मीठा होता है तथा टायरोसिन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था। ग्रीक भाषा में टायरोस का अर्थ पनीर है। प्रत्येक एमिनो अम्ल को साधारणतया एक 3 अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभार एक अक्षर प्रतीक का उपयोग भी किया जाता है। सामान्यतः उपलब्ध एमिनो अम्लों की संरचना एवं उनके 3 अक्षर व 1 अक्षर प्रतीक सारणी 14.2 में दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। एमिनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूहों की समान संख्या एमिनो अम्ल की प्रकृति को उदासीन बनाती है। कार्बोक्सिल समूहों की अपेक्षा एमिनो समूहों की संख्या अधिक होने पर यह क्षारकीय तथा कार्बोक्सिल समूहों की संख्या एमिनो समूहों की संख्या से अधिक होने पर ये अम्लीय होते हैं। तो दोस्तों NH2 समूह और आपके COOH समूह सामान्यतः क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो भी समूह ज़्यादा हो जाता है उसकी प्रकृति ऐसी हो जाती है। अगर COOH समूह ज़्यादा हो गया तो अम्लीय हो जाएगा, NH2 समूह ज़्यादा हो गया तो वो क्षारकीय हो जाएगा। जो एमिनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, क्योंकि शरीर में तो संश्लेषित हो रहे हैं। जबकि वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते, जिनको भोजन में लेना आवश्यक है, उनको आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। सारणी 14.2 में तारक चिन्ह द्वारा चिन्हित ये दिखाए गए हैं। तो अब आगे देखेंगे आप प्राकृतिक एमिनो अम्ल जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, COOH, NH2H और ये R। तो दोस्तों इस सारणी का महत्व इतना है, मैं आपको बताऊं, जो लोग जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो और जो या फिर जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हो, उसमें इस सारणी से डायरेक्ट सवाल आते हैं। जो इनकी जो संरचनाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जो कि पूरी की पूरी इसमें जो संरचनाएं दे रखी हैं कि कौन सा एमिनो अम्ल आवश्यक है, कौन सा नहीं है। आप देखेंगे पुराने पेपर उठाकर देखेंगे आप जेईई मेन के, जो लोग जेईई मेन की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें जो संरचनाएं हैं इनसे सीधे सीधे सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन से एमिनो अम्ल में लाइसिन पाया जाता है, वेलिन पाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। 3 अक्षर के प्रतीक का नाम क्या है, इसका 1 अक्षर वाला कोड क्या है,
ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है, एलानिन क्या होता है, इनमें से आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं, अनावश्यक कौन से हैं। तो ये सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आना पक्का है। जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो क्या होता है, जो आपके 2 एमिनो अम्ल हैं उनको जोड़ दिया जाता है, फिर पूछा जाता है इनमें से बताइए इसमें कौन कौन से एमिनो अम्ल पाए गए हैं। यदि आपको उनकी संरचना याद होंगी तो आप देख के बता देंगे कि इसमें वैलिन है या फिर ये कौन कौन सी जो आपके एमिनो अम्ल मिले हुए हैं, तो आप इसकी संरचना को आप याद करेंगे। तो दोस्तों, और जो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो है आपके आवश्यक एमिनो अम्ल, और ए वाले क्या है जो संपूर्ण संरचना, ये इसकी संपूर्ण संरचना है प्रोलीन। तो टोटल 20 एमिनो अम्ल यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको इनकी संरचना, नाम 3 अक्षर वाला और 1 अक्षर वाला सारे के सारे याद करने हैं। जो लोग जेईई मेन और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट में भी अक्सर इनकी संरचनाओं से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, तो नीट वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको आगे बोला गया है कि एमिनो अम्ल सामान्यतः रंगीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये जल बले तथा उच्च गलनांक की ठोस होते हैं। जो सामान्य एमिनो अम्ल, देखिए एमिनो अम्ल क्या होते हैं, रंगीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये जल में विलय होते हैं और क्या होते हैं, उच्च गलनांक की ठोस होते हैं। जो सामान्य एमिनो तथा कार्बोक्सिल अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते अपितु लवणों की भांति गुण दर्शाते हैं। इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह तथा क्षारकीय एमिनो समूह की उपस्थिति है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है, जिसे ज्विटर आयन अथवा उभयाविष्ट आयन कहते हैं। ये उदासीन होता है, परंतु इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों ही उपस्थित रहते हैं। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से। ये रहा आपके एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल में क्या है, यहाँ पर NH2 क्या करता है, आपके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ये क्या कर सकता है, आपके H+ दे सकता है। तो इसमें -B है, +B, इसको बुलाया जाता है ज्विटर आयन या फिर उभयाविष्ट आयन। इसमें ऋणावेश और धनावेश दोनों पाए जाते हैं। उभयाविष्ट आयनिक रूप से अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं तथा वे अम्लों एवं क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। आपको बोला गया है कि ग्लाइसिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध अमीनो अम्ल ध्रुवण गुणक होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन ध्रुवण गुणक नहीं होता, बाकी के सब होते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु है सम्मित होता है। ये D तथा L दोनों रूपों में पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक एमिनो अम्लों का विन्यास L होता है, इस लाइन को भी याद करेंगे आप। L एमिनो अम्लों को NH2 समूह को बाईं ओर लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड आबंध अथवा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। दो एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्लों के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया एक अणु के अमीनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबंध COOH बनता है। चूंकि उत्पाद दो अमीनो अम्लों के द्वारा बनता है अतः इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल समूह एलानिन के अमीनो समूह के साथ संयोग करता है तो हमें एक डाइपेप्टाइड ग्लाइसिल एलानिन प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जो मैं पहले बात कर रहा था कि सारणी की संरचना आपको याद होनी चाहिए। यह है आपके ग्लाइसिन, यह है आपके एलानिन। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो देखिए यहाँ से वाटर निकल जाता है H2 और OH में से, ये वाटर निकल गया और इसके बाद मिलेगा आपको ग्लाइसिन एलानिन। और जो आपके जो ये बंध है इसको बुलाया जाता है पेप्टाइड बंध। ये ग्लाइसिन एलानिन GLYALA। तो यहाँ से जेईई मेन 2020 में प्रश्न आया था इस संरचना को दे करके कि इसमें छुपे हुए अमीनो अम्लों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन कौन से अमीनो अम्ल छुप रहे हैं, इस संरचना को दिया गया था आपको। ये आपके ग्लाइसिन की संरचना और ये आपके एलानिन की संरचना। यदि तीसरा अमीनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद ट्राइपेप्टाइड कहलाता है। एक ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो अम्ल होते हैं जो 2 पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार से जब 4, 5 अथवा 6 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो परिणाम स्वरूप उत्पादों को टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। जब अमीनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अम्ल अवशेष होते हैं तथा जिसका आणविक द्रव्यमान 10,000 U से अधिक होता है, प्रोटीन कहलाता है। तो प्रोटीन की ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। यद्यपि प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड में ये विभेद अधिक सुस्पष्ट नहीं है, कम अमीनो अम्लों वाले पॉलीपेप्टाइडों को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट संरूपण हो, जैसा कि इंसुलिन में होता है जिसमें 51 अमीनो अम्ल होते हैं। तो आप याद रखेंगे इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 51। अब हम पढ़ेंगे रेशेदार प्रोटीन। जब देखिए आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। रेशेदार प्रोटीन देखिए जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं तो रेशा सम रेशे जैसी संरचनाएं बनती हैं।
इस प्रकार के प्रोटीन सामान्यतः जल में अवलेय होते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे आप, क्रेटीन जो कि बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित होता है, तथा मायोसिन मांसपेशियों में उपस्थित होता है। गोलिकाकार प्रोटीन जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सामान्यतः जल में विलय होती हैं। इंसुलिन तथा एल्बुमिन इसके सामान्य उदाहरण हैं। तो आप इनकी संरचनाओं को देख सकते हैं। देखिए, प्रोटीन की संरचना एवं आकृति का अध्ययन 4 भिन्न स्तरों पर किया जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचनाएं, तथा प्रत्येक स्तर पूर्व की तुलना में जटिल होती हैं। तो आप यहाँ पर कुछ संरचनाएं देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रोटीन की अल्फा कुंडलिनी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। अमीनो अम्लों का ये विशिष्ट क्रम प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात अमीनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना यानी कि सेकेंडरी संरचना, किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। ये दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती है: अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लीटेड शीट संरचना। तो ये तो रही आपकी अल्फा हेलिक्स वाली संरचना कुछ इस प्रकार की, और ये रही आपके प्रोटीन की बीटा प्लीटेड शीट संरचना। दोनों संरचनाएं आप याद देखेंगे, इनका चित्र आपको याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ये संरचनाएं पेप्टाइड आबंध C डबल बॉन्ड O तथा NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन से उत्पन्न होती हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान जुड़ी रहती है। फलस्वरूप प्रत्येक अमीनो अम्ल अपशिष्ट का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित C डबल बॉन्ड समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जैसा कि चित्र 14.1 में दर्शाया गया है। बीटा संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लगभग अधिकतम विस्तार तक खिंची रहकर एक दूसरे के पार्श्व में स्थित रहती हैं तथा आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये संरचनाएं वस्त्रों में प्लीट के समान होती हैं, तो इसको बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समग्र बलन अर्थात द्वितीयक संरचना के और अधिक बलन लिपटना को प्रदर्शित करती हैं। इसके दो प्रमुख आणविक आकृतियां बनती हैं: रेशेदार तथा गोलिकाकार। प्रमुख बल जो प्रोटीन की सेकेंडरी तथा टर्सरी संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करते हैं: हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड बंध, वॉन्डरवॉल तथा स्थिर विद्युताकर्षण बल। तो यहाँ से जेईई एडवांस में प्रश्न आया था कि कौन कौन से बल हैं जो कि प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्सरी संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करते हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोटीन की चतुष्क संरचना। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं जिन्हें उपेकाई कहते हैं। इन उपेकाइयों की परस्पर दिक् स्थान व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। इन चारों संरचनाओं का चित्रात्मक निरूपण चित्र 14.3 में दिया गया है, जिसमें प्रत्येक रंगीन गेंद एक अमीनो अम्ल को निरूपित करती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है दोस्तों? जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वह विकृत हो जाता है। इसको बोला जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविमा संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृत प्रोटीन कहलाता है। जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे कि ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे pH में परिवर्तन आदि किया जाता है, तो हाइड्रोजन आबंधों में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण गोलिका ग्लूबल खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्राथमिक संरचनाएं प्रभावित रहती है। उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण आ जाएगा आपके कि दही का जमना है जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है। तो आप समझ गए प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। देखिए ये आपके प्रोटीन की संरचनाएं दे रखी हैं। प्राथमिक संरचना एकदम बिल्कुल लाइनिंग, सेकेंडरी थोड़ी सी घुमी हुई, तीसरी उससे ज़्यादा, चतुष्क तो बहुत ही ज़्यादा घुमी हुई। और ये आपके क्या है, हीमोग्लोबिन की संरचनाएं दे रखी हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं और चतुष्क। ये हीमोग्लोबिन प्राथमिक तौर पर ऐसा दिखता है, द्वितीयक ऐसा, तृतीयक ऐसा, चतुष्क और भी जटिल। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे एंजाइम। अब हमने प्रोटीन पढ़ लिया, उसके बाद एंजाइम पढ़ने वाले हैं। तो जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वय के कारण ही जीवन संभव। इसका एक उदाहरण देखेंगे आप, भोजन का पाचन है, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंततः ऊर्जा का उत्पादन। इस प्रक्रम में अभिक्रियाएं एक अनुक्रम में होती हैं तथा ये सभी अभिक्रियाएं शरीर में मध्यम परिस्थितियों में संपन्न होती हैं। यह कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होता है जिन्हें एंजाइम कहते हैं। लगभग सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। इनका नामकरण सामान्यतः उस यौगिक अथवा यौगिकों के वर्ग के आधारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं।
उदाहरण के तौर पर उस एंजाइम का नाम माल्टेज है जो माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को प्रेरित करता है। ये रहा आपके माल्टोज। माल्टोज का क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे तो आपको मिलेंगे 2 मोल ग्लूकोज के। तो जो एंजाइम होगा उसका नाम आएगा माल्टेज। जो जैसा काम करेगा वैसा ही उसको नाम दे देंगे। कभी कभी एंजाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिसमें इनका उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर जो एंजाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन, उन्हें ऑक्सीडोर रिडक्टेस नाम दिया जाता है। एंजाइम के नाम के अंत में एज आता है। एंजाइम की क्रियाविधि किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन के लिए सक्रियण ऊर्जा 6.22 किलोजूल प्रति मोल है, जबकि सुक्रोज एवं एंजाइम द्वारा जल अपघटित होता है तो सक्रियण ऊर्जा केवल 2.15 किलोजूल प्रति मोल होती है। एंजाइम की क्रियाविधि हमने चैप्टर नंबर 5 में वर्णित की गई है। जो हमने सरफेस केमिस्ट्री नामक चैप्टर है आपके पृष्ठ रसायन, उसमें हमने एंजाइमों के बारे में पढ़ लिया है। विटामिन ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, अतः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना गया है। यद्यपि आहार नली के बैक्टीरिया हमारे लिए कुछ विटामिनों को उत्पन्न कर सकते हैं, सामान्यतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न विटामिन भिन्न भिन्न श्रेणियों से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें संरचना के आधार पर परिभाषित करना कठिन है। इन्हें सामान्यतः इस प्रकार से विचारित किया जाता है कि ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। विटामिनों को ए, बी, सी, डी आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, निर्दिष्ट किया जा सकता है। इनमें से कुछ को पुनः उपवर्गों, उदाहरण के तौर पर B1, B2, B12, B6 आदि में वर्गीकृत आदि में नाम दिया गया है। देखिए आगे बोला गया है कि विटामिन का आधिक्य भी हानिकारक होता है, अतः चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। विटामिन दो शब्दों वाइटल यानी कि वाइटल प्लस एमीन से जुड़कर बना है, क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में एमिनो समूह था, लेकिन बाद के कार्यों से प्रदर्शित हुआ कि इनमें से अधिकांश में एमिनो समूह नहीं होता था, अतः अंग्रेजी में लिखे शब्द का अंतिम अक्षर ई हटा दिया गया था। तब वर्तमान में विटामिन VITAMIN शब्द का उपयोग किया जाता है। पहले था इसका VITAMINE, तो इस वाली ई को हटा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे विटामिनों का वर्गीकरण। जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर विटामिनों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। देखिए जल में सबसे पहले पढ़ेंगे आप वसा में विलेय विटामिन। इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय। विटामिन ADEK ये यकृत तथा एडिपोज यानी कि वसा संग्रहित करने वाला ऊतक में संग्रहित रहते हैं। तो आप कैसे याद करेंगे, ADEK वसा में विलेय विटामिन और B और C जल में विलेय विटामिन। V वर्ग के विटामिन तथा विटामिन C जल में विलेय होते हैं, अतः इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया है। जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में विटामिन B12 के अतिरिक्त संचित नहीं किया जा सकता। B12 को तो संचित कर सकते हैं आप। कुछ प्रमुख विटामिनों, उनके स्रोत तथा उनकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को सारणी 14.3 में दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप इस सारणी को याद करेंगे, स्पेशली विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों को याद करेंगे। अक्सर ये आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं, नीट में अक्सर आते रहे हैं, जेईई मेन में और यहाँ तक कि जेईई एडवांस में भी आते रहे हैं। और इनके जो अलग नाम है, जैसे कि विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, B6 को पायरोडोक्सिन कहा जाता है। आप इनको याद रखेंगे, ये अक्सर पूछे गए हैं। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं आप इनको याद करेंगे। विटामिन B की कमी से बेरी होता है, ये आपको याद होने चाहिए, अक्सर ये पूछे जाते रहे हैं। अब जो हमारा चैप्टर है उसका जो लगभग हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो लास्ट पार्ट है आपकी न्यूक्लिक अम्ल, जो कि DNA RNA आपके पाए जाते हैं, वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदृश होती है, यानी उनके समान होती है। ये विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी तक किस प्रकार से संचरित होते हैं। आप भी सोचते होंगे कि ये कैसे हमारे शरीर के अंदर जो हमारे पूर्वज उनके गुण आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पाया गया है कि जीवित कोशिका का नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी है, जिसे आप आनुवांशिकता कहते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होती हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आप न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसको आप DNA कहते हैं, तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिनको आप RNA कहते हैं।
चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन आप पढ़ेंगे तो डीएनए तथा आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से एक पेंटोस शर्करा फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक जिन्हें क्षारक कहते हैं प्राप्त होते हैं। डीएनए अणु में शर्करा अर्धांश इकाइयां B2D ऑक्सीराइबोज होती हैं, जबकि आरएनए में ये बीटा डी राइबोज होती हैं। तो आपको ये दोनों संरचना याद होनी चाहिए, बीटा डी राइबोज की संरचना और बीटा D2D ऑक्सीराइबोज। तो देखिए इनमें थोड़ा सा ही अंतर रहता है, आप उस अंतर को याद रखेंगे। अब हम देखिए दोस्तों, जेम्स डेवे वॉटसन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके जो न्यूक्लिक एसिड से उनकी खोज की थी, तो उसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसके बारे में इनको बताया गया है। इन्होंने क्या किया था, अणुजैविकी की इन्होंने क्या रखी थी, नींव रखी थी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन, जिसको बोला जाता है आपके एजीसीटी प्रकार के आपके क्षारक आपके कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए में तथा आरएनए में भी 4 क्षारक होते हैं। प्रथम 3 क्षारक डीएनए के समान है, परंतु चतुर्थ क्षारक आपके यूरेशियल होता है, जो आपके आरएनए होता है उसमें पाए जाते हैं AGCU, यू यानी कि यूरेशियल। इनकी संरचनाएं आपको आनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर पेपरों में आती रही हैं। एडेनिन की संरचना ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, जो पूरा की पूरा चैप्टर है इसमें आपकी जो संरचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनकी संरचनाएं आपको आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। किसी क्षारक की शर्करा की स्थिति 1' पर स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्षारक से विभेद करने के लिए शर्करा के कार्बनों को 1', 2', 3' आदि से अंकित किया जाता है। चित्र 14.5 का जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश में 5' स्थिति से बनता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आपको आना चाहिए। देखिए ये रहा आपके क्या संरचना, 5' से ये जुड़ रहा है, तो और यहाँ पर भी देखेंगे आप 5' से ये जुड़ रहा है। पहला है आपके एक न्यूक्लियोसाइड तथा क्या है आपके एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना। न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा संयुक्त होते हैं, जो पेंटोस शर्करा के 5' तथा 3' कार्बनों के मध्य स्थित होते हैं। एक प्रारूपिक डाई न्यूक्लियोटाइड का वर्णन चित्र 14.6 में दर्शाया गया है। किस प्रकार से इसको बना जाता है, ये क्षारक शर्करा शर्करा क्षारक और यहाँ पर जुड़े रहते हैं। श्रृंखला का 5' सिरा ये रहता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्षारक शर्करा क्षारक शर्करा जुड़े रहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बनता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम विवरण नीचे दर्शाया गया है। तो देखिए ये रहा आपके क्षारक, ये रही शर्करा, ये फॉस्फेट, क्षारक शर्करा फॉस्फेट, इसकी यानी इकाइयाँ कुछ इस प्रकार से ये बनता है। और ये आपको ऊपर दिखाया गया है, तो आप याद रखेंगे ये कैसे बनता है। इसके जो सामान्य चित्र है ये इसको याद रखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित सूचनाओं को इसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना भी होती है। जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलीन संरचना दी। चित्र 14.7 न्यूक्लिक अम्ल की 2 श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती हैं तथा क्षारक युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। दोनों रज्जु की एक दूसरे की पूरक होती हैं क्योंकि क्षारकों के विशिष्ट युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। याद रखेंगे एडेनिन बनाता है थाइमिन के साथ और जो आपके साइटोसिन वो बनाता है आपके ग्वानिन के साथ। तो ATCG आप ऐसे याद रख लेंगे। आरएनए की द्वितीयक संरचना की में कुंडली केवल एक रज्जु की बनी होती है, जो कभी कभी आरएनए में उपस्थित एक रज्जु के स्वयं को मोड़ने से बनती है। आरएनए अणु 3 प्रकार के होते हैं, ये विभिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं। इनके नाम संदेशवाहक आरएनए यानी कि mRNA, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, rRNA तथा अंतरण आरएनए, ट्रांसपोरल आरएनए इनके नाम है। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य पढ़ेंगे दोस्तों। डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है, डीएनए, तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रह की तरह जाना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों में किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्वयं प्रतिकरण, जिसको बोला जाता है आपके सेल्फ रेप्लिकेशन में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जुकंतरण होता है, यानी कि खुद को तोड़ करके वो दूसरी वाली में सेम डीएनए भेज देता है। ये उसके अंदर गुण पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। दोस्तों हम पढ़ेंगे डॉक्टर अरगोविंद खुराना के बारे में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था। तो देखिए इन्होंने, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था।
इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड ज्ञात करने के लिए मार्शल निरेनबर्ग तथा रॉबर्ट हॉली के साथ संयुक्त रूप से औषध तथा भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, क्या पता यहाँ से प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों ये रही आपके डीएनए की कुंडलित संरचना, जिसके लिए जेम्स डेवे वॉटसन को क्या किया था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये वाली संरचना है वो। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि आप किसी की, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी कोशिका और जो आपकी कोशिकाएं हैं उनकी जो डीएनए है, जो उनका जो केंद्रक है वो समान होगा। इसकी सहायता से क्या इसको बहुत जगह काम में लिया जाता है। तो आप इस पैराग्राफ को भी एक बार पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उनकी जो लाश की पहचान करने के लिए जो उनकी बेटी थी उसका जो उनकी बेटी थी प्रियंका गांधी, उनका नाखून लिया गया था उसकी कोशिका की सहायता से। फिर जो सारी डेड बॉडीज थी उनकी कोशिकाओं को मैच कराया गया और इस प्रकार से पता लगाया गया कि राजीव गांधी की जो लाश है वो कौन सी है, क्योंकि उनको बॉम्ब के द्वारा उड़ा दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे वो हार्मोन के बारे में। हार्मोन वह होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेश भाग का कार्य करते हैं। ये शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जो इन्हें कार्यस्थल तक पहुंचा देती है। रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनमें से कुछ स्टेरॉयड होते हैं, उदाहरण के तौर पर एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, इंसुलिन और एंडोफ्रिन जैसे कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तथा कुछ अन्य अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, उदाहरण के तौर पर एफिनफ्रिन और नॉन एफिनफ्रिन। शरीर में हार्मोनों के अनेक कार्य होते हैं। ये शरीर में जैविक क्रियाकलाप में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने में इंसुलिन की भूमिका इसका उदाहरण है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तेजी से बढ़ने पर इंसुलिन निकलने लगती है। दूसरी ओर हार्मोन ग्लूकागॉन की प्रवृत्ति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने की होती है। एक साथ ये दोनों हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बाह्य उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं। वृद्धि हार्मोन और जनन हार्मोन वृद्धि तथा विकास में भूमिका निभाते हैं। थायराइड ग्रंथि में बनने वाली थायरोक्सिन अमीनो अम्ल टायरोक्सिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होती है। थायरोक्सिन की मात्रा सामान्य रूप से कम होने पर अब अवधुता, जिसको आप बोलते हैं हाइपोथायरिज्म हो जाती है, जो अकर्मण्यता और मोटापे से अभिलक्षित होती है। थायरोक्सिन की बढ़ी हुई मात्रा से अति अवधुता, जिसको आप बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है। आहार में आयोडीन की कमी अवधुता और थायराइड ग्रंथि के बढ़ने का कारण बन सकती है। अधिकतर इस स्थिति को खाने वाले नमक में सोडियम आयोडाइड मिलाकर, जिसको आप आयोडाइज साल्ट से नियंत्रित कर सकते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन आपके एड्रीनलिन कॉर्टेक्स और गार्नेट ग्रंथियों, पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में डियम्बर से बनते हैं। एड्रीनलिन कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन रासायनिक कार्यकलापों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोकार्टियोड कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करते हैं, जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को घटाते हैं एवं तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में सम्मिलित होते हैं। उसने कहा कि मिनरेलोकार्टियोइड गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि एड्रीनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य न करें तो इसके परिणाम स्वरूप एडिसन डिजीज हो सकती है, जिसके अभिलक्षण है हाइपोग्लाइसीमिया, दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ना। यदि ग्लूकोकार्टियोड और मिनरल कॉर्टियोड से इलाज न हो तो ये रोग घातक हो सकता है। गोनेडों से निकलने वाले हार्मोन गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लक्षण जैसे कि आवाज़ में भारीपन, चेहरे पर बाल और सामान्य शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होता है। एस्ट्राडाइयोल महिलाओं का प्रमुख हार्मोन है। ये महिलाओं में गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है और रजोधर्म के नियंत्रण में भागीदार होता है। प्रोजेस्टेरॉन निषेचित अंडों की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है। तो ये हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो पूरा की पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप बताएंगे आपको ये चैप्टर कैसा लगा और आगे आप और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, और आप मुझे कोई सुझाव देना चाहें तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार के अन्य चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।